Morning, everyone. We will be starting with our today's lecture. यूनिट 2 का ये लास्ट वाला पार्ट है अभी हम लोगों का. सो एज यू कैन सी फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ सिविल लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन इन इंडिया. सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ डिफरेंस क्या होगा हम लोगों को पता है. बहुत सीरियस नेचर के जो क्राइम्स होते हैं जहाँ पे किसी को हम लोगों ने फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया है, परेशान किया है, दोज थिंग्स कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ. बराबर है. किडनैपिंग, अब्यूजिंग, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर वी कैन से कि बिजनेस में कोई एक अग्रीमेंट किया था, या हम लोगों ने जो पार्टनरशिप किया था उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आ गया है. सो ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स जो है दोज आर कंसिडर्ड एज अ सिविल लॉ. और सिविल लॉ स्पेसिफिक क्या जुरिस्डिक्शन इंडिया में मेंशन्ड है वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. कि अगर मैं बिजनेस सपोज दिल्ली में कर रहा हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में और मेरा जो ऑफिस है वो चेन्नई में, तो अब जुरिस्डिक्शन कहाँ का लगेगा. दिस इज एन एग्जाम्पल कि हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिविल लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन. सो यहाँ पे आपको देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ सिंपल सा. तो एक्सप्लेन सिविल लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन इन इंडिया. यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, लाइक पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल. फर्स्ट क्या बोला है, पिक्यूनरी. पिक्यूनरी में क्या बोला है, दिस जुरिस्डिक्शन. पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होगा, दैट इज दिस जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइज जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन मॉनिटरी लिमिट. जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आपका यहाँ पे एग्जांपल कैसे दिया आपको कि अगर आपका 5 लाख डिस्प्यूट है, बिजनेस में डिस्प्यूट हुआ है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जो भी है, चलो फैमिली में डिवाइड हो रहा है फैमिली, तो उसका डिस्प्यूट है सपोज. तो जो भी अमाउंट डिवाइड हो रहा है वो अगर 5 लाख से कम है तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे. और अगर 5 लाख से बड़ा अमाउंट है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जितना भी है 5 लाख से ज़्यादा, तभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट. सो ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो गया कि जहाँ पे हम लोग जो केस फाइल कर रहे हैं उसमें जो डिस्प्यूट है उसका वैल्यू, उसका अमाउंट कितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड होगा. दूसरा दूसरा तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट मैटर. क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर मींस सर्टेन सब्जेक्ट के लिए हम लोग के पास एक्सक्लूसिव कोर्ट है. लाइक आपने एनडीपीएस कोर्ट सुना रहेगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का होता है. अगर ड्रग्स रिलेटेड कोई भी केसेस रहेंगे वहाँ पे जाएंगे. देन आपने स्पेशल हम लोग के पास फैमिली को ये रहता है, लाइक साइबर केसेस सुनने के लिए स्पेशल जो कोर्ट्स रहते हैं. सो ये स्पेसिफिक के जो कोर्ट्स रहते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के जो जजमेंट्स है वही सुनते हैं. उनके पास दूसरे टाइप का केस सुनने का वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं होता है. तो सर्टन टाइप के केसेस के लिए सर्टन टाइप के हम लोगों के पास कोर्ट रूम्स रहेंगे. आप अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो आपने कभी देखा रहेगा कि अलग अलग जो कोर्ट रूम्स है वो डिवाइडेड रहते हैं. वहाँ पे सारे एक साथ एक ही लोकेशन पे कोई एक स्पेसिफिक टाइप के केसेस के लिए कहीं पे भी आप जाएंगे वैसा नहीं चलेगा. आपका केस कौन से टाइप का उसके हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि ओके आपको कौन से कोर्ट रूम में जाना है. टेरिटोरियल ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आएगा. तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अगर कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं कि लेट सपोज अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सो मैं अगर पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले वो पूछेंगे कि ओके कहाँ से चोरी हुआ. वो प्लेस अगर उनके जुरिस्डिक्शन में अगर आ रहा है तो ही वो केस लेंगे.
अदरवाइज वो आपको क्या बोलेंगे कि मोबाइल जहाँ से चोरी हुआ वो टेरिटरी जो है वो दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो आपको वहाँ पे केस लिखाना पड़ेगा। So territorial jurisdiction for the purpose of issue on hand. Territorial is subject to a pecuniary limit and jurisdiction based on subject matter. So यहाँ पे दोनों को हम लोग फोकस में रख के करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका पिक्यूनरी लिमिट जो है वो कितना है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, ये देखेंगे हम लोग। दोनों चीज़ को कंबाइन देख रहे हैं हम लोग। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज सब्जेक्ट टू, आपको अगर बोला है कि ओके ये स्पेसिफिक प्लेस पे अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो आपको एग्जैक्टली कौन से कोर्ट पे जाना है अपील फाइल करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे। चलो आपका बॉम्बे में ही आपका अगर प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अब बॉम्बे में आपको हाई कोर्ट में जाना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। जैसे ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपका डिस्प्यूट अगर 5 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे, 5 लाख से अगर ज़्यादा है, बड़ा अमाउंट का डिस्प्यूट है, तो फिर हम लोग बॉम्बे या मुंबई हाई कोर्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो पिक्यूनरी लिमिट के हिसाब से हम लोगों ने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ओके अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली कहाँ पे आपका केस चलेगा। आपका केस में डिवोर्स वाला कुछ चीज़ चल रहा है, बिजनेस डिस्प्यूट चल रहा है, ड्रग रिलेटेड कोई केस है, या क्रिमिनल केस है कोई, उसके हिसाब से देन वो वहाँ पे वापस डिसाइड होगा। सो यहाँ पे देखो आपको बोला है सिविल प्रोसीजर कोड, जहाँ पे क्या बोला है अगर एक कोई लॉ सूट फाइल होता है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इन्वॉल्व है, इमूवेबल मतलब घर है, फैक्ट्री है, तो वो टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि जो किसके जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चलो घर को लेके अगर डिस्प्यूट चल रहा है या फैक्ट्री को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, घर मेरा सपोज बॉम्बे में है, फैक्ट्री जो है वो गुजरात में, और ये दोनों प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, डिवाइड होना है वॉट एवर। अब क्या होगा, अब किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा आप देखो, क्योंकि एक ही केस में दोनों जो प्रॉपर्टी है उनके डिस्प्यूट सेटल करना है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि जो मेरा प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी है और गुजरात में भी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वो अभी यहाँ पे आपको क्या बताया, अंडर सेक्शन 16 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, compensation for wrong to immovable property is held by defendant, where a relief is obtained from his obedience can be filed in the court having jurisdiction over the place। मतलब सपोज कि अगर ये प्रॉपर्टी से मैं अगर बेनिफिट ले रहा हूँ, आपने अगर मेरे पे केस अगर फाइल किया है, तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है ना, वो देखना पड़ेगा, और वो डिसाइड होने के बाद में फिर हम लोग वहाँ पे कंपेंसेशन के लिए लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज अ बिजनेस और पर्सनल वर्क फॉर अ गेन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। बराबर है, मतलब जिसके ऊपर केस किया है वो बॉम्बे में रह रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो गुजरात में या एमपी में है या साउथ इंडिया में, तो क्या हो गया, मैं जहाँ अपना बिजनेस चलाता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो प्लेस अलग ही है पूरा, और जहाँ पे ये डिस्प्यूट हुआ है वो वाला केस अलग है। तो ये टाइम में हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। वेयर इट इज़ अनसर्टन एज टू विद इन विद जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो यहाँ से कन्फ्यूजन चालू होता है, क्योंकि अगर 2-3 प्रॉपर्टी को लेके अगर डिस्प्यूट है, तो 2-3 प्रॉपर्टी में से देखो एक प्रॉपर्टी जो है वो कोई एक एरिया में है, दूसरा प्रॉपर्टी दूसरे एरिया में है, तो अभी 2-3 कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ रहा है, तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, वो मेन टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। सेक्शन 18 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। देखो, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली, अब उसने क्या किया, बी को मारा, जो कहाँ पे रहता है, कोलकाता में रहता है।
अब बी जो है ही कैन आइदर फाइल अ केस इन कोलकाता और इन दिल्ली। बहुत सिंपल है। दूसरे की कंडीशन में दूसरे सिचुएशन में ए दिल्ली में रहता है एंड पब्लिशेस इन कोलकाता स्टेटमेंट डेफेमेटरी। मतलब उसने क्या किया, मानहानि का केस डाला बी के ऊपर, और वो कहाँ पे डाला उसने, बी पे डाला कोलकाता में। बी में स्यू आइदर इन कोलकाता और इन दिल्ली। ठीक है। देन सेम वे सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग को ये पता नहीं चलता, देन हम लोगों को जो लॉयर्स है उनका हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जिनके पे केस फाइल किया है वो एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा है, बराबर है। अब एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया कि एक सपोज मुंबई में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक चेन्नई में रहता है, ओके, और आपका बिजनेस जो है वो कोई फोर्थ सिटी में चल रहा है। सो यहाँ पे वही वाला है, देखो, वेर मोर देन वन प्लेसेस रहेंगे जहाँ पे आपके सारे डिफेंडेंट जिसके जिसके ऊपर आपने केस फाइल किया है वो है। अब ये लोग जो बिजनेस या बिजनेस प्लेस या उनका पर्सनली जो वर्क करने का जो प्लेस है वो कहीं और हो सकता है। अब क्या बोला, एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन एट अ टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड्स और कैरीज अ बिजनेस। बराबर है। मतलब जहाँ पे हम लोगों ने लॉ सूट फाइल किया है वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं या वहाँ से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये भी हो सकता है ना कि उनके ऑफिस या उनका जो बिजनेस है उसके मल्टीपल ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच यहाँ पे है, दूसरा और कहीं पे हो सकता है। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही बोला है कि डिफेंडेंट जो है वो वहाँ पे सपोज रहता नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो अपना जो बिजनेस है वो चला रहा है। और आप जब उस पर केस कर रहे हैं तो अभी एग्जैक्टली आप केस कहाँ से करेंगे, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कंप्लीटली कहीं से नहीं आ रहा है, वो छोटे छोटे पार्ट से आ रहा है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब पहला तो कौन से प्लेस पे आपके साथ चीटिंग हुआ या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो दैट इज सपोज आई से प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अब जिसके ऊपर मैं केस फाइल कर रहा हूँ वो टेम्पररी वहाँ पे बिजनेस कर रहा था, नाउ दैट पर्सन मूव टू सम अदर सिटी, तो क्या हो गया, मेरा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पार्शियली वहाँ पे है, बाकी का जो पर्सन के ऊपर मैं केस कर रहा हूँ वो कोई दूसरे लोकेशन पे। सो अगेन यहाँ पे आपको वही देखना पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिया है, देखो, ए इज अ ट्रेडमैन in Kolkata, B carries a business in Delhi, and B by his agent in Kolkata buys a goods of A and requests A to deliver them to East Indian Railway. Now A delivers the goods accordingly in Kolkata. अब यहाँ पे क्या है, देखो, बोला क्या है, ए ट्रेडमैन है, बराबर है, बी अपना बिजनेस चला रहा है दिल्ली से। बी ने अपने एजेंट के थ्रू क्या बोला कि भाई मेरे को कुछ प्रोडक्ट कुछ गुड्स रिक्वायर्ड है, ए को रिक्वेस्ट किया और बोला कि ये रेलवे स्टेशन के पास में तू डिलीवर कर दे। अब ये जो बिजनेस डील हुआ उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो ए जो है, बराबर है, ए में स्यू बी, मतलब ए जो है बी के ऊपर केस कर सकता है गुड्स प्राइजेस को लेके, मतलब आपने पूरा पैसा मुझे नहीं दिया या कुछ भी है। अब कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज कोलकाता में या फिर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, बी का दिल्ली में हो रहा है। नाउ ए रिसाइड्स इन शिमला, बी जो है वो कोलकाता में रहता है, सी जो है वो दिल्ली में रहता है। अब ए बी सी जो है वो तीनों साथ में मिले, कहाँ पे मिले, वाराणसी, मतलब कोई फोर्थ प्लेस पे ही मिले वो लोग सब, ठीक है। बी और सी मेक अ जॉइंट प्रोमिसरी नॉट
पेएबल ऑन अ डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए। मतलब बी और सी ने साथ में मिलके क्या किया, ए के साथ कुछ प्रॉब्लम किया, ठीक है, फ्रॉड किया, जो भी है। अब देखो प्लेसेस कितने आ रहे हैं यहाँ पे। ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में रहता है। ये दोनों ने मिलके, ए और बी ने मिलके सी के साथ चीटिंग किया है, सपोज वो दिल्ली में रहता है, और ये तीनों ने मिलके कोई बिजनेस डील जो किया था वो वाराणसी में किया है। आपको समझ में आ रहा? अब ये अगर लॉ सूट फाइल करेगा तो क्या वो जहां पे वो रहता है वहां पे कर सकता है क्या? बराबर है। या फिर जहां पे उन्होंने बिजनेस डील किया था वहां पे कर सकता है, कहाँ पे करेगा एग्जैक्टली? सो यहाँ पे आपको अभी देखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से आ रहा है। ही में ऑल्सो सू, मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ओके मैं ए और बी दोनों के ऊपर केस कर रहा हूँ, तो बी कोलकाता में रहता है तो अभी मैं कोलकाता में केस करूंगा बिकॉज बी स्टेज देयर। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ओके मैं दिल्ली शिमला में केस कर रहा हूँ क्योंकि ए वहाँ पे रहता है, तो मैं ए बी को दोनों को क्या करूँगा, शिमला का जो कोर्ट है वहाँ से ही नोटिस भेज दूंगा। गेटिंग? या फिर हम लोग बोलेंगे कि मैं वाराणसी से केस करूंगा बिकॉज वहाँ पे हम लोग का मेन बिजनेस हुआ था। तो अब यहाँ पे ये इसमें आइडेंटिफाई करना जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। गेटिंग? सो अब यहाँ पे क्या बोला है, बी where resides or at Delhi where C resides, but in each of this case if non-resident defendant objects the suit cannot proceed। ठीक है, अब इतने सारे जगह पे आपका अगर ये कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहीं पे बिजनेस कर रहा है, ये जो भी है, आपने बहुत बार देखा है कि अगर कोई एक नोटिस आता है, तो अगर नोटिस आ रहा है ना, मैंने अगर वो नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं किया ना तो तब तक केस ही नहीं चल रहा है। देन मैं डायरेक्टली ये बताऊंगा कि भाई मेरे घर पे कोई था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई नोटिस आया। देन कम्स कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन समझना, ऊपर वाले केस में जैसे हम लोगों ने देखा तो वहां पे क्या समझा, कॉज ऑफ एक्शन हम लोगों को नहीं पता था। तो अगर आपको कॉज ऑफ एक्शन अगर पता चल गया तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग ये केस स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द फैक्ट्स विच गिव्स अ पर्सन द राइट सीक जुडिशियल रिलीफ, और वी कैन ऑल्सो से दैट कॉज ऑफ एक्शन इन अ लॉ इज सेट ऑफ अ फैक्ट सफिशिएंट टू जस्टिफाई, कि आप जो केस फाइल कर रहे हैं वो पैसे के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, या एनफोर्समेंट ऑफ राइट अगेंस्ट अनदर पार्टी, कि ज़बरदस्ती आपके पास से कोई काम कराया गया है, कोई परमिशन लिया गया है, उसके लिए आपने किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द होल बंडल ऑफ मटेरियल फैक्ट विच आर नेसेसरी फॉर प्लेंटिफ टू प्रूव। प्लेंटिफ मतलब जो केस कर रहा है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस हो रहा है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, कुछ जो फैक्ट्स रहेंगे, कुछ जो प्रूफ रहेंगे जिसके थ्रू जो प्लेंटिफ है जिसके ऊपर केस हुआ है वो प्रूफ करेगा, बराबर है, कि एक्चुअली ये वाले जो प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, ये चीटिंग है मेरे साथ, ये स्पेसिफिक प्लेस पे हुआ है। अब उसके आगे क्या बोला है, इफ एनीथिंग इज नॉट ट्रू और एवरीथिंग, कुछ भी अगर सच नहीं है, फेक केस अगर बना है, वुड गिव द डिफेंडेंट राइट टू इमीडिएट जजमेंट इन हिज फेवर। तो इमीडिएटली पूरा जजमेंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस हुआ है उसके फेवर में चले जाएगा। ये याद रखो। मतलब आपने 4-5 अगर प्रूफ एविडेंस सबमिट किए हैं कि ओके यहाँ पे ये वाले केस में ऐसे मेरे साथ चीटिंग हुआ है, समथिंग समथिंग, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आप अगर ऐसा कोई केस अगर फाइल कर रहे हैं ना, तो फिर जिसके ऊपर आपने केस फाइल किया है उसमें अगर कहीं पे भी आपने अगर रॉन्ग एविडेंस अगर कोर्ट में सबमिट किया है और ये अगर कहीं ना कहीं प्रूव हो गया, तो फिर इमीडिएटली वो पूरा जो केस है वो डिफेंडेंट के फेवर में चले जाएगा, जिसके ऊपर आपने केस किया है ना उसके फेवर में चले जाएगा, और आप वो केस ऑफ कोर्स हार ही जाएंगे। इट डज नॉट, अब उसके आगे क्या बोला है, कॉज ऑफ एक्शन कंटेन्स सर्कमस्टेंस फॉर्मिंग इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट्स
It does not, however, comprise of every piece of evidence which is necessary to prove every fact or each fact. इतना डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल आपने जो भी फैक्ट्स अगर सबमिट किए तो उसका डिटेलिंग आपके पास होना चाहिए, वो करेक्ट होने चाहिए. कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर फॉरेनर बेस्ड ऑन कॉज ऑफ एक्शन. देखो, फॉरेनर्स अगर कोई इंडिया में आता है तो उसके ऊपर हम लोग का जुरिस्डिक्शन होगा कि नहीं. मतलब फॉरेनर्स यहाँ पे आके कुछ भी करेंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तो मतलब उनके ऊपर हम लोग का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए. कभी होगा जब अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे रह के अगर वो कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वेर इन ट्रांजेक्शन द कॉज ऑफ एक्शन इज अराइज इन इंडिया. जैसे मुंबई में हुआ है, कंप्लीटली या पार्टली पेमेंट या ट्रांजेक्शन मुंबई से हुआ है. नाउ कोर्ट इन मुंबई वुड हैव अ जुरिस्डिक्शन वेदर द डिफेंडेंट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो अगर मेरा बिजनेस डील हुआ है और उसमें वो बिजनेस डील का जो एक कोई मीटिंग था या एक कोई बिजनेस डील जो था, सपोज मल्टीपल बिजनेस डील हुए, मल्टीपल अग्रीमेंट साइन हुए, और उसमें से एक ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोगों ने मुंबई से किया है अभी, तो क्या हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा अभी. अब ये सारा तो हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में देखा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, और वो टाइम पे दो अलग पर्सन दो अलग लोकेशन पे है, तो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई अब दो अलग लोग, तीन अलग लोग हैं. जैसे हम लोगों ने वो ABC वाला देखा जहाँ पे A दिल्ली में रहता है, B और शिमला में रहता है, C जो है वो मुंबई में रहता है, और तीनों ने मिलके वाराणसी में एक डील साइन किया. अब 4-5 प्लेस जो है वो इन्वॉल्व हो गए. तो अब जब अगर हम लोग को केस फाइल करना है तो हम लोग करेंगे कहाँ पे, ये कंफ्यूजन है. और दूसरी बात कि अगर जैसे C अगर AB पे केस फाइल कर रहा है तो अभी उसके पास 3 ऑप्शंस है कि वो दिल्ली में केस फाइल करेगा जहाँ पे A या B रहता है, देन या तो शिमला में करेगा जहाँ में दोनों में से एक रह रहा है, या फिर वाराणसी में करेगा जहाँ पे बिजनेस डील हो रहा है. तो ज़्यादा लॉजिकल क्या लगेगा, जहाँ पे बिजनेस डील हुआ है वहीं पे हम लोग केस फाइल करें. लेकिन अब आप देखो कि अगर मेरा बिजनेस डील वहाँ पे हुआ है, मैं रहता कोई और लोकेशन पे हूँ, अब जब कभी अगर केस चलेगा मुझे वापस वापस वो लोकेशन पे आना पड़ेगा. तो वो टाइम पे कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो प्लेस है वो हम लोग के फेवर में हो, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और आप इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच सकते हो. तो उसके बेस के ऊपर भी, और कहीं कहीं पे अगर मुझे पता है कि ओके यहाँ पे जो कहीं कहीं पे हम लोग को होता है ना कि हाँ, आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो लॉ सिस्टम है, आप यूपी बिहार का देखोगे और उसके सामने अगर आप मुंबई का देखोगे, आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा तो आपको समझेगा. तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, बेटर टू file a case in Mumbai instead of filing in some rural area of UP or from Bihar. अब ये सेम जो हम लोगों ने देख लिया उसके बेस के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि अगर ऐसे ही कोई केस अगर साइबर वर्ल्ड में भी अगर होता है तो वो टाइम पे किसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा. अब साइबर ऑनलाइन या साइबर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो जुरिस्डिक्शन आइडेंटिफाई करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. उसका रीज़न क्या है, द ओनली रीज़न इज़ कि आप देखो कि आप यहाँ पे अगर कोई एक केस फाइल करता है तो जो आपने केस फाइल किया है, आई मीन सॉरी, जो आपने बिजनेस डील अगर ऑनलाइन किया है तो वो टाइम पे डेफिनेटली आप अगर ऑनलाइन बिजनेस डील कर रहे हैं, मतलब दो पार्टनर्स जो है वो सेम टेरिटरी सेम बाउंड्री में नहीं है, कहीं तो रिमोट प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे तो जुरिस्डिक्शन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होना ही है. तो वो टाइम पे ये केसेस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला, देर आर सम प्रोविजन इन IT एक्ट कैन इफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इंटरनेट. जैसे क्या बोला है, द कॉज ऑफ एक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लेस फ्रॉम वेयर पार्टी कम्युनिकेटेड, इंटरैक्टेड और ऑपरेटेड या ट्रांजेक्शन हुआ है.
तो कॉज ऑफ एक्शन हम लोग मेनली कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, जहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, या जहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है, या जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पे बोला आईटी एक्ट के अंदर वी हैव सेक्शन 13, और वो सेक्शन 13 जो है उसका सब सेक्शंस है। अब ये जो है ना, ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, आईटी एक्ट सेक्शन 13 और उसके सब सेक्शन है 3, 4 एंड 5। रेलिवेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन लाइक सेम एज अदरवाइज अग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। ओरिजिनेटर मतलब जहाँ से बिजनेस डील चालू हुआ है, एड्रेसी मतलब जिसके एड्रेस हुआ था। सिंपल है, नाम पे से ही आपको समझ में आना चाहिए। तो अब क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड एट अ प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस। मतलब ओरिजिनेटर ने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ईमेल सपोज भेजा है, वो ईमेल उसने सपोज मुंबई से भेजा है, और जो एड्रेस ही जिसको वो ईमेल भेजा है वो सपोज रहता है दिल्ली में। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो क्या बोला है, इफ द ओरिजिनेटर और एड्रेस हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ अ बिजनेस एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शेल प्लेस द प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। सो आपने अगर मुझे कोई एक ईमेल डॉक्यूमेंट या कुछ भी अगर भेजा है, और वो टाइम पे अभी क्या हो गया कि मैं 2-3 अलग अलग प्लेस से मेरा बिजनेस चल रहा है, या मेरा कंपनी का ब्रांचेस अलग अलग लोकेशन पे है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो हेड ऑफिस जहाँ पे रहेगा, वहाँ पे आप वो स्पेसिफिक लोकेशन में आप केस फाइल करेंगे। जैसे आप देखो कि अगर हम लोगों का एक जो कंपनी है उसका ब्रांच सपोज एक ऑफिस उसका बॉम्बे में है, हेड ऑफिस, देन एक ब्रांच उसका गुजरात में है, अहमदाबाद में, दूसरा ब्रांच उसका दिल्ली में है, तीसरा और कहीं पे है। तो अब अगर यहाँ कहीं पे भी अगर डिस्प्यूट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अगर ईमेल भेजा है, कोई एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई पैसा भेजा है, तो डेफिनेटली वो कहीं पे भी अगर नहीं गया है तो हेड ऑफिस पे तो डेफिनेटली एक्सेस हुआ ही रहेगा। तो ये बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसका हेड ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे वी कैन से कॉज ऑफ एक्शन यहाँ से हुआ है, प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, तो वो हम लोग कंसिडर करके वहाँ पे हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि जब अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप देखो कि अमेजोन के ऊपर अगर हम लोग कोई एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो बहुत बार ये जो प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं ना अमेजोन पे, वो वो कभी कभी लोग घर से ही बिजनेस करते रहते हैं। तो अगर उनका घर और प्लेस ऑफ बिजनेस अगर एक ही है, तो फिर डिस्प्यूट जो हम लोगों का होगा और जहाँ पे हम लोग को केस करना है वो भी प्लेस एक ही हो जाएगा। देन आपको क्या बोला है, इफ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको बोला कि जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे ही अगर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, देन द रेसिडेंट, मतलब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई एक फिजिकल ऑफिस या ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है, आप ऑनलाइन कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए, देन यू सपोज टू पे सम मनी टू मी। ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया आपको, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से आपको पता चल पाएगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ आपको इन जनरल मतलब मेरे मेरे लैपटॉप में है, मेरे पास क्लाउड पे उसका वो सॉफ्टवेयर है, और वहाँ से मैं आपको उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे आप रहते हो वही वही हम लोग प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर कर देंगे। ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे कि आपका बिजनेस जहाँ से रजिस्टर हुआ है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। सो आपका कंपनी रजिस्टर कौन से लोकेशन से हुआ है, कौन से एड्रेस से हुआ है, वो ही होगी यहाँ पे। सो वही पॉइंट्स यहाँ पे दिए। या फिर कभी कभी हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो रिकॉर्ड्स जो डिस्पैच हुए हैं और जो रिसिपिएंट को मिले हैं, और रिसिपिएंट ने वो कहाँ से एक्सेस किया है, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा है। देन फॉरेन जजमेंट्स इन इंडिया। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
और ये पॉइंट पे हम लोग को डिस्कशन करना ज़रूरी इसके लिए है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कब फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में अगर बिजनेस करता है ना, तो मैनी टाइम्स दे थिंक कि अगर मतलब आप देखो कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है और वो डिस्प्यूट जो हो रहा है उसमें अगर फॉरेनर इन्वॉल्व है और एक इंडियन कंपनी इन्वॉल्व है, और अगर डिसीजन अगर इंडियन कंपनी के साइड पे जा रहा है या इंडियंस के साइड पे जा रहा है, तो बहुत बार फॉरेन कंपनीज का ये एलिगेशन होता है कि इंडिया में या इंडियन गवर्नमेंट आर फेवरिंग मोर टू देयर पीपल एंड देयर कंपनी और देयर बिजनेस। सो यहाँ पे हम लोगों को एक जो इक्वल बिजनेस के लिए ग्राउंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कंपटीशन जो है वो नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट आर मोर फेवरिंग टू इंडियन सिटीजन्स और इंडियन पीपल या इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसेस। सो जब कभी कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व होता है ना, वो टाइम पे वो केसेस को हैंडल कर को समझना या उसका जजमेंट देना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, आपको बहुत संभाल के जजमेंट देने पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक केस जो हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि हम लोग के पास एक दिल्ली का ये केस है दिल्ली जेरोक्स सेंटर वर्सेस ऑक्सफोर्ड एंड अदर पब्लिशर्स। ठीक है, ये केस का टाइटल है दिल्ली जेरोक्स सेंटर, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक जेरोक्स वाला था और उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड पब्लिशर आपने सुना रहेगा और बाकी के जो फॉरेन पब्लिशर्स थे उन्होंने साथ में मिलके केस फाइल किया था। ठीक है, और मतलब बाकी के जो भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स है जिनके बुक इंडिया में या इंडिया के हम लोग के जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको फॉरेन ऑथर के जो बुक्स मिलते हैं उसके ऊपर चल रहा है ये। तो अब यहाँ पे मेन बात क्या चल रहा है, देखो फर्स्ट क्या हो रहा है कि आप बीएमएम या बीएमएस या ऐसे कोई कोर्स में अगर देखेंगे ना, आईटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे आप देख लो कि अगर हम लोग लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर, तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हम लोग लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट्स या फिर आप देखो कि सीएस वाले होते हैं, तो उनके कभी कभी जो सिलेबस जो होता है ना, वो कोई एक रेफरेंस बुक से नहीं मिलता है, और ना ही ऐसा होता है कि मैंने आपको ये 100 पेज का 200 पेज का नोट्स दे दिया यही आपको पूरा पढ़ना है। उनको अलग अलग केसेस समझने रहते हैं, पढ़ने रहते हैं, और उसके लिए डिटेल में वो रेफरेंस बुक में जो केसेस दिए रहेंगे या वो रेफरेंस बुक में क्या क्या दिया है वो पूरा टॉपिक की ज़रूरत रहती है पढ़ने के लिए। ठीक है, सो समझो कि हम लोग के पास कोई कॉमर्स या फिर लॉ वाला स्टूडेंट है, बराबर है। अब उसका कोई एक XYZ सब्जेक्ट के लिए उसको 5 रेफरेंस बुक जो है वो सिलेबस में बताए हुए हैं, और वो 5 रेफरेंस बुक में से पहला जो बुक है उसमें से पहला जो बड़ा सा रेफरेंस बुक है 2000 पेज का, इतना बड़ा कोई बुक है, तो उसमें से उसको खाली पहले 2 चैप्टर्स रिक्वायर्ड है, मतलब 100-150 पेज रिक्वायर्ड है। दूसरा कोई बुक है उसमें से वापस ऐसे 1-2 चैप्टर रिक्वायर्ड है। तीसरे बुक में से भी वापस बीच में के कोई 2-3 चैप्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। देन सेम वे फोर्थ बुक जो है उसमें से भी ऐसे कुछ उसको रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि अभी आपके पास समझो कि ये आपको कॉलेज में बोला है, अब आपके कॉलेज के बाहर जो है ना वो जेरोक्स वाला है, तो क्या होगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस हम लोग बोल रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर लॉ डिपार्टमेंट में बोला है तो फिर वो जेरोक्स वाले के पास अभी वो 100 स्टूडेंट अगर है तो 1 बाय 1 अगर हर कोई ऐसे बुक लेके जाएगा तो क्या होगा कि वो 5-5 बुक अब किसको एक साथ मिलता है नहीं मिलता है, और एक सेम चीज़ बार बार जेरोक्स करना है और बाकी लोग भी जेरोक्स के लिए आ रहे हैं, तो आपका और जेरोक्स वाले का दोनों का अगर अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बहुत बार जेरोक्स वाले क्या करता है
आपके जो जो रेफरेंस बुक में के जो जो कॉपीज जो जो चैप्टर्स आपको रिक्वायर्ड है उसका पूरा एक सब्जेक्ट का ही पूरा जेरोक्स बना के रख देते हैं। तो आप जब वो जेरोक्स वाले के पास जाते हैं तो आपको बुक लेके जेरोक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई फर्स्ट ईयर एलएलबी XYZ सब्जेक्ट, और वो आपको वो जेरोक्स का बंडल जो वहाँ पे बना है वो आपको हैंड ओवर कर देगा। आपने BMM या BMS के लिए बहुत बार देखा रहेगा ऐसा, जेरोक्स वाले के पास उनके रेडी जेरोक्स पड़े रहते हैं। तो अ, इसमें क्या हो रहा है, जेरोक्स वाला जो है वो रेडी रेफरेंस बुक के जेरोक्स निकाल के रख रहा है, जिससे स्टूडेंट और जेरोक्स वाला दोनों का टाइम बचे और उसका काम फटाफट हो जाए, बराबर है। और हर स्टूडेंट को बार बार वो बड़े बड़े रेफरेंस बुक लेके जेरोक्स सेंटर पे ना जाना पड़े। ये सेकेंड बेनिफिट हो गया। सो अब यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड और दूसरे इंटरनेशनल पब्लिशर है ना, उसने जो जेरोक्स वाला जो है ना उसके ऊपर केस कर दिया कि विदाउट अ कॉपीराइट आप हम लोगों के बुक के जेरोक्स बना के मार्केट में बेच रहे हो। ठीक है, ये केस है। अब जेरोक्स वाले का खुद का गलती तो नहीं था, उसने खुद से जेरोक्स बना के तो नहीं दिए थे। प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट को बोला कि ये रेफरेंस बुक में से इतना मटेरियल चाहिए, और उसी के लिए वो वाले स्पेसिफिक जेरोक्स जेरोक्स वाला जो है वो अपने पास रख रहा था, है ना, वो खुद से तो नहीं कर रहा था। सो ये जो केस है वो 2012 से लेके 2018 तक चलता है, ये केस 2018 तक, और उसके बाद फाइनली उसका जजमेंट आता है। तो और वो जो जजमेंट है वो जेरोक्स वाले के फेवर में आता है। अब जब अगर इंटरनेशनल पब्लिशर ने जेरोक्स वाले के ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का केस किया है कि भाई तू डायरेक्टली हम लोग के बुक का जेरोक्स निकाल के अपने यहाँ पे शॉप में बेच रहा है, एंड तेरे पास वो बुक का कॉपी निकालने का या उसका जेरोक्स निकालने का कॉपीराइट भी नहीं है, एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग दिस वे, तो हम लोग इसके लिए तेरे ऊपर केस कर रहे हैं, बराबर है। अब यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर है वो जेरोक्स वाले के फेवर में आता है, उसके सपोर्ट में आता है। सो अब क्या हो गया, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस ये इंटरनेशनल पब्लिशर, ऐसा पॉइंट हो गया। अब ये इसमें आप देखो कि अगर हम लोग नॉर्मली जब बोलते हैं ना कि हाँ प्रोफेसर ने बोला था और उसके बेस के ऊपर जो जेरोक्स वाला है वो बार बार स्टूडेंट एक एक बुक लेके उसके पास ना आए तो उसने एक बंच बना के रख दिया, बराबर है, ये बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखो इसका दूसरा एंगल। अब यहाँ पे ये बेसिस के ऊपर अगर मैं जो फॉरेन ऑथर्स है उसके अगेंस्ट अगर मैं केस सुनाता हूँ, जजमेंट अगर मेरा उसके अगेंस्ट अगर देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि बाकी के जो फॉरेन ऑथर्स है उनको ऐसा लगेगा कि इंडिया में पायरेसी होता है, और फिर भी जो गवर्नमेंट जो है या कोर्ट जो है वो वापस अपने ही लोगों के फेवर में अगर जजमेंट दे रहा है, तो वो टाइम पे वो फिर अपने बुक्स को इंडिया में भेजेंगे ही नहीं, तो यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जजमेंट आपको पता है कि क्या देना है, लेकिन फिर भी बहुत संभाल के जजमेंट देना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको कोई फॉरेन केसेस जो हुए रहेंगे ना उसका रेफरेंस लेके आप बोलेंगे कि देखो यूएस में या यूके में ऐसा ही सेम केस हुआ था, और वो टाइम पे हम लोगों ने ये पैटर्न के बेस के ऊपर वो जजमेंट हम लोगों का सुनाया था। ठीक है, सो उसी को हम लोग रिफर करके देन यहाँ पे हम लोग अपना जजमेंट दे रहे हैं, सो दैट किसी को ऐसा ना लगे कि इंडिया के कोर्ट या इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो पार्शियल है किसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी आपका एक सिलेबस में 5 रेफरेंस बुक बोला हुआ है। अब आप देखो इंडिया में जो लोग हैं वो हर कोई इतना पैसा वाला नहीं है कि ऐसे 5 रेफरेंस बुक जो पूरा पढ़ना भी नहीं है फिर भी खरीद के रखेंगे। एक एक रेफरेंस बुक का प्राइस 1500-2000 तो होता ही है। आप अगर अगर लॉ कोर्सेज या कोई कॉमर्स कोर्सेज जो होते हैं उसके फीस अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि BSc IT या बाकी सर्टन कुछ कोर्सेज होते हैं BMM या उस उतने हाई नहीं रहते, 30-40,000 ऐसे कुछ फीस नहीं रहते। वो फीस जो रहते हैं वो 5,000 10,000 रहते हैं। तो आप देखो कि मेरा जो कॉलेज का साल का फी जो है वो 5,000 या 10,000 है, और उसके सामने
जो रेफरेंस बुक जो हो रहा है वो एक सब्जेक्ट में सपोज 5 रेफरेंस बुक है। एक ही रेफरेंस बुक का प्राइस अगर मैं 1000 भी पकड़ता हूँ तो 5000 तो मेरा एक सब्जेक्ट का हो गया। ऐसे मेरे और 6 सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक तो मैं परचेस नहीं कर सकता। दूसरी बात कि आप आज के टाइम पे लोगों के पास, जो स्टूडेंट्स अगर लाइब्रेरी में भी जा रहे हैं तो उनके पास पीडीएफ कन्वर्टर होता है, फोटो क्लिक करने का ऑप्शन होता है। तो आप भूल जाओ कि कोई एक स्टूडेंट बैठ के वो पूरा चैप्टर के खुद के नोट्स बनाएगा वहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट जब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं जेरोक्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगेन हम लोग की जो कोर्ट है उसने ये स्टेटमेंट्स तो दिए कि आज के टाइम पे अगर हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैठ के नोट्स बनाएगा, ये पॉइंट बोला। लेकिन उसके साथ में बोला कि 2010 में यूएस में भी ये सेम जब केस आया था तो वो टाइम पे यूएस का जो कोर्ट है उसने ये जजमेंट दिया था फाइनली कि अगर जो मटेरियल आपने जेरोक्स निकाला है या फोटो निकाला है, वो मटेरियल या वो पार्ट इफ इट इज लेस देन 10%, ध्यान से सुनो, इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल बुक, 10% या लेस देन 10%, देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। बिकॉज आपका बुक में से मुझे अगर 10% या उससे कम चीज़ ही रिफर करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए मैं पूरा बुक लूंगा, ये तो वैलिड रीज़न नहीं है। और वो टाइम पे आप उसको कॉपीराइट वायलेशन भी नहीं बोल सकते। सो इसी के बेस के ऊपर दिल्ली जेरोक्स सेंटर वाला जो है वो जो भी रेफरेंस बुक में से उसने जो जेरोक्स कॉपी निकाल के एक नोट्स का बंडल बनाया था, वो कोई भी रेफरेंस बुक में उसने 10% से ज़्यादा जेरोक्स नहीं निकाला था। हर एक बुक का 10% से कम का ही जेरोक्स था। एंड इसके बेस के ऊपर दिल्ली जेरोक्स सेंटर वर्सेस ऑक्सफोर्ड वाला जो केस था उसमें दिल्ली जेरोक्स सेंटर वाला 2018 में जीत जाता है। लेकिन अगेन हम लोगों ने यूएस के केस का रेफरेंस लेके ऑक्सफोर्ड को जजमेंट दिया, डायरेक्टली नहीं बोला, ठीक है। सो they don't have any question, they don't have anything to point out again on इंडियन साइड की, ओके आपने ये वायलेशन किया है या आपने अपने लोगों को फेवर किया है, नहीं। आपके प्लेस पे आपके कंट्री में जो जजमेंट हुआ है उसी का रेफरेंस लेके हम लोगों का डिसीजन दिया, ठीक है। सो बहुत बार ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहता है जिसको समझना, हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे केसेस जब आता है ना तो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को देखने रहते हैं, सुनने रहते हैं, पब्लिशर्स बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। और वो टाइम पे इंडियन कोर्ट अगर यहाँ के रूल के हिसाब से भी अगर जजमेंट देता है ना, फिर भी उनको कभी कभी लगता है कि यहाँ के लोग जो है या यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो वो टाइम पे ऐसे फॉरेन जजमेंट्स के बेस के ऊपर केसेस सुनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंडियन कोर्ट्स ऑन फॉरेन शेल अज्यूम अ सिग्निफिकेंस इज इन जजमेंट इन इंडिया एंड जजमेंट्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स ऑन फॉरेनर्स शेल अज्यूम सिग्निफिकेंस। मतलब आपको बहुत ध्यान समझ के ऐसे केसेस में जजमेंट्स देने रहते हैं। सो मैंने आपको बता दिया, आप अब पढ़ लेना ये वाला। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आईपीआर डिस्प्यूट। अब ये आईपीआर क्या होता है वो समझ लेते हैं क्विकली। सो अब हम लोगों का जो नोट्स है उसमें आपको क्या बोला है, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इतने टाइप के अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रहते हैं, ध्यान से देखना। पहला यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, दिस इज फर्स्ट टाइप, या सीक्वेंस कोई भी आप पकड़ लो, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आप यूनिक डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं। लाइक कोई एक फर्नीचर है या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट है जो बाहर और कोई वो सेम वे में प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पे क्या होंगे, आपके जो फर्नीचर या आपके जो प्रोडक्ट है उसके यूनिक डिज़ाइंस की वजह से लोग उनको पहचानते हैं, तो उनका
उसका जो यूनिक डिज़ाइन है ना, दैट इज कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब वो सेम डिज़ाइन दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपने बहुत बार देखे रहेंगे कि चाइना के यूनिक फर्नीचर रहते हैं, कि वो छोटे प्लेस में आपको बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें देने में वो फर्नीचर कैपेबल रहता है। लाइक एक ही बेड है, उसको हम लोग बंद करेंगे तो उसमें से टेबल निकल जाएगा। देन उसी में और कुछ चीज़ें रखे रहेंगे, चेयर उसी में रहेंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो ऐसे जो यूनिक फर्नीचर डिज़ाइंस जो रहता है, तो उनके जो डिज़ाइन है दैट इज़ कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जैसे हम लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये स्मार्टफोन के जो यूनिक डिज़ाइन रहते हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आता है। कार के जो डिज़ाइंस रहता है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आता है। ठीक है। जो हम लोग ज्वेलर्स देखते हैं, आपने वो ओम ज्वेलर, तनिष्क, ये सारे देखे रहेंगे, टीवी में ऐड देखे रहेंगे उनके। उनके पास उनके जो कोई एक स्पेशल डिज़ाइंस वाले कुछ ज्वेलरी रहेंगे, वो आपको दूसरे ज्वेलर के पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ज्वेलर के पास उसके अपने राइट्स है वो डिज़ाइंस के ऊपर। उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस बोलते हैं। देन सेकेंड जो आता है, इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में और जियोग्राफिकल इंडिकेशन में डिफरेंस क्या है वो देखो। मैंने क्या बोला, ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो कोई कंपनी ने अपने यूनिक फर्नीचर बनाया है, सैमसंग अपने मोबाइल के यूनिक डिज़ाइंस बना रहा है, या फिर तनिष्क जो है वो अपने यूनिक ज्वेलरी बना रहा है। मतलब कोई एक कंपनी अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो यूनिक डिज़ाइंस बनाएंगे उसके ऊपर राइट्स रहेंगे। ठीक है। अब कार का आप देखो कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि चलो लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, तो उसके अपने खुद के यूनिक डिज़ाइंस है कार के, उसके ऊपर आपको ये राइट्स मिलता है। लेकिन वो कार में कितना सीसी का इंजन चाहिए, ये वो उसके उसके जो ऑटोमोबाइल के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर आपको ये राइट्स नहीं मिलता। खाली वो कार का लुक एंड फील कैसा रहेगा ना, उसके ऊपर आपके ये राइट्स है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो अलग हो गया, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं मोबाइल बोल रहा हूँ तो मोबाइल का जो यूनिक डिज़ाइन रहेगा उसके ऊपर आपको ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स मिल रहा है। तनिष्क ने अपने ज्वेलरी के डिज़ाइंस अगर है यूनिक, जैसे को ब्राइड्स के ज्वेलरी रहते हैं यूनिक, तो उसके जो डिज़ाइंस है उसके ऊपर उनके राइट्स है। लेकिन अब वो गोल्ड से बनाए, सिल्वर से बनाया है, ये किया वो किया, वो जो 10 टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उसके ऊपर वो राइट्स इन्वॉल्व नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर नहीं। कैसा वो टेक्निकली कैसे हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर नहीं, फाइनल जो आउटपुट है और वो कैसा दिखेगा उसके ऊपर आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस रहते हैं। उसके अगेंस्ट जियोग्राफिकल डिज़ाइन, कोई एक एरिया में कोई एक यूनिक चीज़ जब होता है ना, उसके ऊपर हम लोग ये जीआई टैग अप्लाई करते हैं। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। लाइक कश्मीर में पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाखों में बिकता है पश्मीना शॉल। पश्मीना गोट अलग एक स्पेशल ऐसे उनका जो फर रहता है ना वो काफ़ी स्पेशल होता है, यूनिक होता है। तो आप अगर देखेंगे सो वो जो पश्मीना शॉल जो है ना वो आप कभी गूगल करके भी देखना पश्मीना शॉल। तो जो वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, और पश्तून लोग जो रहते हैं, और उनके यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये फेमस है। तो वो कोई एक कंपनी को हम लोगों ने जीआई टैग नहीं दिया है, वो एरिया में जितने भी आर्टिसंस है जो ऐसे शॉल में या ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो उसका फर है उसमें से पश्मीना गॉड का, उसके ऊपर हम लोगों ने ये राइट्स दिए हुए हैं। देन आप देखो यहाँ पे आपको एक दिया है दार्जिलिंग टी। तो अब ये दार्जिलिंग टी जो है उसको जीआई टैग मिला है। मतलब हम लोग दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा फार्मर्स करते हैं। तो वो जो जो फार्मर्स वहाँ पे टी प्लांटेशन कर रहे हैं ना, सबके ये राइट्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बॉम्बे में कोई एक चाय बेच रहा हूँ तो विदाउट दी परमिशन फ्रॉम एनी स्पेसिफिक फार्मर फ्रॉम हियर, मैं डायरेक्टली मुंबई में आके कोई एक चाय बेचने के टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकता कि ये दार्जिलिंग का टी है। सेम वे तिरुपति का लड्डू, इसके ऊपर भी जीआई टैग मिला हुआ है उनको।
तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई लड्डू बेच रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे तिरुपति का लड्डू बोल के बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू दैट स्पेसिफिक प्लेस ओनली। सेम वे बासमती राइस, बासमती राइस जो है वो सपोज जीआई टैग उनको मिला हुआ है, कहाँ कहाँ पे बासमती राइस बनते हैं उसके ऊपर। तो हिमालय का अपना हिमाचल प्रदेश का जो थोड़ा सा पार्ट है, पंजाब साइड का जो पार्ट है, और थोड़ा हरियाणा वाला जो पार्ट है, ये हम लोगों के दो तीन प्लेस है नॉर्थ साइड पे जहाँ पे बासमती राइस का फार्मिंग होता है। पंजाब में फार्मिंग होता है, तो अब देखो कि आधा पंजाब इंडिया में, आधा पाकिस्तान में। सो दोनों साइड पे बासमती राइस जो है ना उसका फार्मिंग होता है। अब 2010 के पहले क्या प्रॉब्लम था कि इंडिया जीआई टैग के लिए अप्लाई तो करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था। और वो जब तक पाकिस्तान साथ में जीआई टैग के लिए अप्लाई नहीं करेगा, हम दोनों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इंडिया ने अगर जीआई टैग ले लिया, तो पाकिस्तान देन अपने राइस को बासमती बोल के सेल नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन आप देखो कि अगर आधा पंजाब अपने पास है, आधा उनके पास है, तो दोनों के पास फार्म लैंड सेम है और सालों से दोनों बासमती राइस फार्म करते हैं। तो वो टाइम पे दोनों अगर साथ में जीआई टैग के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो ही दोनों को जीआई टैग मिलेगा साथ में फॉर देयर बासमती राइस। अब पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कैसा है ये सबको पता है, तो वो उनको इमीडिएटली ऐसा कोई जो दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो रहा था। और उसमें ऐसा हो गया कि यूएस का एक कंपनी ने राइसमती नाम से, राइस टेक करके उनका एक कंपनी था, उसने राइसमती के नाम से यूएस में बासमती राइस का एक वर्जन के ऊपर है ना जीआई टैग ले लिया। अब इसका प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब अगर हम लोग इंडिया के बासमती राइस अगर कहीं पे सेल कर रहे थे, तो या फिर पाकिस्तान जब अपने राइस सेल कर रहा था, तो वो बहुत महंगे मिलते थे। और उसी के सामने अमेरिका के फार्मर्स जब अगर फार्म करते हैं ना, तो उनके गवर्नमेंट के साइड से बहुत ज़्यादा उनको सब्सिडी मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर इंडिया के बासमती राइस का प्राइस अगर ओरिजिनल जो हम लोग क्वालिटी बासमती राइस बोलेंगे वो 70 रुपीज़ अगर केजी मुझे मिल रहा है, तो वही यूएस से अगर आप वो राइसमती नाम के जो अगर राइस लोगे सेम बासमती के क्वालिटी वाली, तो वहाँ पे आपका ये सेम जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, या 70 का आपको 40 या 50 में मिलता है। तो ऑफकोर्स कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा डिमांड किसके पास से करेंगे, उनके पास से ही करेंगे। और वो टाइम पे हम लोग जो है इसके ऊपर अगेन हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ के फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने वो टाइम पे पाकिस्तान के साथ डील किया, क्योंकि उनके फार्मर को भी प्रॉब्लम हो रहा था, और फिर दोनों ने मिलके बासमती राइस के ऊपर जीआई टैग लिया है। तो अभी बासमती ये वर्ड जो है या ये नाम से आप अगर राइस सेल कर रहे हैं, तो वो दो लोगों के पास से ही आपको लेना पड़ेगा। आप और कहीं पे बासमती राइस बोल के ऐसे ही सेल नहीं कर सकते, या फिर आपने अगर यहाँ से खरीदे है तो ही आप वो बासमती राइस बोल के सेल कर सकते हैं। किसके पास है, पंजाब के हम लोग के फार्मर है वो, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, या फिर हरियाणा एंड अप्पल हिमालय रीजन में जहाँ पे ये राइस फार्म होते हैं वहाँ पे, तो उनके पास जीआई टैग है। जीआई टैग मतलब कोई एक प्लेस का कोई एक यूनिक चीज़ रहेगा जो वहाँ के लोग ही बनाते हैं। तो आप मुंबई में वो प्रोडक्ट बोल के यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, थर्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। स्टार्टिंग में 1920s का जो टाइम था, अर्ली 1900 का जो टाइम था ना, वो टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बहुत एक रॉयल चीज़ माना जाता था, मतलब कोई एक बहुत बड़ी कुछ चीज़ है ऐसा कंसिडर हुआ करता था। आप उसके बॉटल भी देखेंगे ना तो काफ़ी एकदम यूनिक आते थे बॉटल्स उसके। तो वो टाइम पे सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसके बॉटल इतने यूनिक आते थे, एक रॉयल ड्रिंक है, मतलब उसके लिए पैसा भी उतना लिया जाता रहेगा। अब वो टाइम पे सपोज पेप्सी या कोको कोला कोई एक ही है जो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है या उनको आता है, और किसी को पता नहीं है कैसे बनता है ये सॉफ्ट ड्रिंक। और अगर उसको बनाने का जो एक टेक्निक है, जो रेसिपी है, वो अगर बाहर लीक हो गया तो क्या हो गया, उनका बिजनेस सीक्रेट बाहर लीक हो गया। तो दैट मीन्स हर एक बिजनेस का अपना खुद का कोई सीक्रेट्स रहते हैं जो हम लोग बाहर लीक नहीं करते, जिसके बेस के ऊपर आपका बिजनेस चलते रहता है। जैसे केएफसी है,
तो KFC का चिकन अगर फेमस है तो वो अपना चिकन कैसे बना रहा है और उसका जो रेसिपी है ना वो उसका ट्रेड सीक्रेट हो गया। पिज्ज़ा हट अपने यूनिक पिज़्ज़ा कैसे बनाता है ये उसका ट्रेड सीक्रेट हो गया। तो जिसको आप संभाल के रखोगे उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, अदरवाइज मार्केट में उस दूसरे 10 पिज़्ज़ा हट खड़े हो जाएंगे। सो आपका हर एक बिजनेस का जो अपना कोई सीक्रेट रहता है ना उसको हम लोग ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, जिसको बाहर लाने से आपको या आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या रहता है, कोई एक चीज़ आपने यूनिक कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाल के रखा है जो आज तक कोई दूसरे को पता नहीं था। नॉन ऑब्वियस मतलब आज तक हम लोग ये कोई XYZ वे में कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे आप देखो कि आजकल वो गूगल ग्लासेस टाइप आ रहा है टेक्निक फ्यूचर का, तो उसमें क्या है कि ऐसे ग्लासेस जो आएंगे आप बाजू में ही आपको इंटरनेट कनेक्शन इसके साथ अवेलेबल रहेंगे, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे और आप ये ग्लासेस पे ही कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं। तो इसके पहले ऐसे कोई ग्लासेस या कुछ नहीं था, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, GI टैग मिलेगा हम लोग को, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है, नॉन ऑब्वियस है। आज तक आप लोग ग्लासेस नॉर्मली पहनने के लिए यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा था आपको। देन अब देखो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब नॉर्मली आपके मोबाइल के कार के जो डिज़ाइन होते हैं ना उसके ऊपर आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वैसे राइट्स मिलते हैं। लेकिन आपके जो प्रोसेसर्स या IC रहते हैं ना इसके बहुत यूनिक अपने खुद के सर्किट डिज़ाइन रहते हैं। तो सर्किट डिज़ाइन मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया और उसके ऊपर IC लेआउट डिज़ाइन एक्ट अप्लाई होता है और वो सर्किट या IC के जो सर्किट डिज़ाइन है ना उसको हम लोग दूसरे प्रोविजन दूसरे लॉ के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। IC लेआउट डिज़ाइन एक्ट या फिर लेआउट डिज़ाइन ऑफ IC है ना, इसके अंदर वो IC लेआउट डिज़ाइंस को प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट टाइप का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो है ट्रेडमार्क। हम लोग को सबको पता है ट्रेडमार्क का मतलब क्या रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस आर द ट्रेडमार्क, गूगल, कोको कोला, HP, टाइड, IBM, विंडोज़, ये सारे अपने अपने कंपनी, ये नाम पढ़ के आपको पता चल रहा है कि हम लोग कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो जो आइकन या लोगो यूज़ करके जो नाम यूज़ करके कंपनी अपना बिजनेस चलाता है, प्रोडक्ट या सर्विस बाई सेल करता है। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो नाम यूज़ करके वो अपने गुड्स या सर्विसेज को बाई या सेल करते हैं वो उनका ट्रेडमार्क कंसिडर होता है। और उसको आप जब यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं बिना वो कंपनी को पूछे, मतलब आप वो कंपनी का नाम, रेप्यूटेशन यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को बेनिफिट करने के लिए। गेटिंग? सो वो टाइम पे ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्लांट वैरायटी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जो लेज जो है ना वो अपने पोटैटोज जो है वो स्पेशल पोटैटो होते हैं उनके लेज चिप्स बनाने के, और उसके लिए जो सीड्स रिक्वायर्ड होंगे ना जिसके थ्रू वो पोटैटो फार्म होगा वो एक यूनिक वैरायटी वाले सीड्स आते हैं। और वो जो फार्मर का लेज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है ना, वो उनको वो सीड्स प्रोवाइड करता है लेज कंपनी, और वो फार्मर वो सीड्स यूज़ करके पोटैटो ग्रो करते हैं और वो जो पोटैटो ग्रो करता है वो वापस फिर लेज खरीद लेगा। ठीक है, ये पैटर्न चलता है। आपने न्यूज़ में ट्विटर में सुना रहेगा ये सेम लेज का ये इशू आया था, केस आया था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, गुजरात में ये फार्मिंग हो रहा था। गुजरात के एक फार्मर ने अपने दूसरा कोई फ्रेंड फार्मर था जो लेज के लिए पोटैटो ग्रो कर रहा था, उसके पास से थोड़े से सीड्स लिए अपने फार्म में उसने पोटैटो ग्रो किया और फिर वो मार्केट में बेचने जा रहा था, कब बेच रहा था जो भी है। लेज को ये पता चला, लेज ने वो फार्मर के ऊपर 1 करोड़ का केस फाइल कर दिया कि आपने हम लोगों का प्लांट वैरायटीज जो है हम लोग से पूछे बिना मिसयूज़ किया और उसके प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच रहे हैं हम लोग से पूछे बिना। ठीक है, सो उसके बाद में लेस का बहुत बेइज्जती हुआ कि भाई एक फार्मर जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है आप उसको लॉ सिखा रहे हैं, आप उसके ऊपर इतना बड़ा फाइन मार रहे हैं। अब लेस को अपना रेपुटेशन बचाना था, जो कस्टमर उनके प्रोडक्ट खरीद रहे वो कम ना हो जाए, वो अपोज ना करने लगे। इसके लिए फिर लेस ने डायरेक्ट सेटलमेंट पे आ गया, बोला कि भाई देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये जो फार्मर है वो मेरे साथ आगे भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी पोटैटो ग्रो होंगे
वो मुझे ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। बस ये हो गया, डील हो गया, ये सब सेटल हो गया। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये केस के एग्जाम्पल से क्या समझा, प्लांट वैरायटीज यूनिक यूनिक प्रोडक्ट होता है और उसका राइट्स भी कोई एक के पास ही होता है। जैसा लेज वाले केस में कि उनके पास उनके अपने पोटैटो के यूनिक प्लांट वैरायटी वाले सीड्स है और उससे कोई अलग टाइप के पोटैटो ग्रो होते हैं और उससे उनका वेफर जो है वो बहुत पॉपुलर होता है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। लास्ट जो है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट हम लोग को सबको पता है, आपको एक सॉन्ग, वीडियो, कोई मूवी, हर किसी के ऊपर कॉपीराइट रहता है। कॉपीराइट मतलब कॉपी करने का राइट, वेदर यू कैन कॉपी दैट प्रोडक्ट और नॉट, या फिर उसका जो एक कॉपी आपको मिला है आप वही यूज़ करेंगे, ये हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, इसको कॉपीराइट बोलते हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग अपने नोट्स पे आए, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आईपीआर डिस्प्यूट। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो। तो ये वाला जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वी माइट बी हैविंग अ कॉज ऑफ एक्शन, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है। ये जो अलग अलग टाइप के हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपके पास कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो टाइम पे जो डिस्प्यूट्स होंगे उसमें हम लोग कैसे डील करेंगे। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आईपीआर डिस्प्यूट। सो देर आर मैनी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आईपीआर डिस्प्यूट्स जहाँ पे ट्रेडमार्क को लेके डिस्प्यूट होता है, कभी 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 ऐसा हो सकता है कि कॉपीराइट वायलेशन हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आईपीआर डिस्प्यूट विच आर डोमिनेटिंग द लिटिगेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कनेक्शन विद द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। सो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन इज रेलिवेंट फॉर एवरी नेटिजन्स। जो इंटरनेट पे होता है उनको नेटिजन्स बोलता है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट नॉट ईच एंड एवरी प्लेस इज कनेक्टेड दैट वुड हैव अ जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन मुंबई और परफॉर्मेंस जो है वो भी मुंबई में होने वाला है, बट द रिस्पोंडेंट जिसके ऊपर केस हुआ है उसने बैंक गारंटी कहाँ पे दिया है, दिल्ली में। तो वो टाइम पे वहां से उसने बैंक गारंटी दिया जो वापस मुंबई में ही ट्रांसफर हुआ है। तो वो टाइम पे आपका कॉज या प्लेस ऑफ एक्शन जो है वो मेनली कौन सा है, सबसे ज़्यादा मुंबई है। तो आप केस अगर फाइल करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, मुंबई में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोले, अ लॉ सूट वॉज फाइल्ड बाय अ रिस्पोंडेंट इन दिल्ली फॉर परपेचुअल इंजंक्शन अगेंस्ट द एपलेट। एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है पता है हम लोगों को, एक छोटे से एक्सपर्ट पैनल रहता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी से केसेस निपटाने के लिए। नाउ कोर्ट हेल्ड दैट मियर एग्जीक्यूशन ऑफ बैंक गारंटी एट दिल्ली, उससे दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, ना ही कोर्ट केस आप दिल्ली में फाइल कर सकते हैं। सो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो दिल्ली में नहीं है, आपको कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, मुंबई में। देन उसके आगे नेक्स्ट देखो क्या बोला, यहाँ पे ट्रेडमार्क रिलेटेड डिस्प्यूट है। अब बहुत बार होता है कि सिमिलर टाइप के ट्रेडमार्क जो है ना वो कोई कंपनी यूज़ करता है और वो टाइम पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको हम लोग कैसे सेटल करेंगे ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स कैसे आता है, आप अगर इमेजेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे आप देखो ये मैकडोनल्ड्स है, ये ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स है, उसका कॉपी है। क्या हो गया एग्जैक्टली, मैकडोवेल्स है ना, क्या हो गया, ये आपने चोरी किया वो ट्रेडमार्क को, तो ये डिस्प्यूट है, तो इसको लेके हम लोग जाएंगे। देन ये देखो यूट्यूब है, कैनबू चाइना वाला है, ये कोको कोला है, ये देखो ये चिका लोका। अब आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली सेम वे में है। अब बहुत बार जो लोगों को पढ़ना नहीं आता है ना वो देखते हैं कि भाई ये जो यूनिक वे में कोको कोला लिखा है ना ये कोको कोला है,
और यहाँ पे ये उन्होंने कुछ अलग वे में लिखा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब अगर आप ऐसे कोई दूसरे का ट्रेडमार्क अगर यूज करते हैं बिना वो कंपनी को पूछे, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडमार्क वायलेशन। और वो टाइम पे फिर वो कंपनी जो है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये नेस्ले, ये नेस्टी है, यहाँ पे ये चिड़िया दिया है, यहाँ पे उसने कोई दूसरा ये दिया हुआ है, ग्लूकॉन डी है, वैसा यहाँ पे उसका एक कॉपी है। देन सेम वे बाकी के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, सो यू विल फाइंड मैनी थिंग्स। जैसे यहाँ पे ये स्टारबक्स है, उसके लिए देखो ये वैसा ही कुछ है। स्टारबक्स का तो बहुत सारे कॉपीज बने हुए हैं। ये स्टारबक्स है, ये स्टार क्या है, स्टार प्रिया कॉफ़ी। तो ये देखो, ये अब आप किसी का ट्रेडमार्क मिसयूज कर रहे हैं बिना उससे पूछे, बिना उसके परमिशन के। सो दैट इज समथिंग विच इज़ टोटली नॉट अलाउड। और वो टाइम पे अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है और पता चलता है, तो वो टाइम पे हम लोग उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। और जितना भी कंपनी के रेपुटेशन को, उसके ब्रांड को लॉस हुआ है, या जितना भी आपने उसमें से पैसा कमाया, वो आपको एज अ कंपेंसेशन कभी कभी देना पड़ता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि हम लोग कोई कंपनी का या किसी का ऐसा ट्रेडमार्क यूज ना करें। ओके, सो अभी अगर हम लोग वापस अगर अपने नोट्स पे आए, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो, अ पर्सन हैज़ गिवन एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान न्यूज़पेपर having a circulation in बीकानेर only and the Delhi based plaintiff। अब जिसने केस फाइल किया वो कहाँ पे, दिल्ली में। जो जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है वो पर्सन कहाँ पे, राजस्थान में। और उसने एक न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ जो पब्लिश किया था वो कहाँ पे किया, बीकानेर में किया। और उसने क्या बोला है कि मेरा ट्रेडमार्क मिसयूज कर रहा है। सो वो टाइम पे आप देखो, अब ट्रेडमार्क जो होता है ना, वो मल्टीपल टाइप के ट्रेडमार्क्स रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ट्रेडमार्क फॉर फूड प्रोडक्ट। सो देखो, मुंबई में या यहाँ पे आप देखोगे ना, कोई सर्टन फूड प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क आ रहा है। अब आप आपने यहाँ पे महानंदा सुना रहेगा। सो महानंदा मिल्क आता है, ठीक है। ये देखो, ये जो मिल्क ब्रांड है, ये आपका यहाँ पे अपना नेस्को के पास ही इसका फैक्ट्री है, बराबर है। अब यहाँ पे ही कहीं पे ये फेमस है मुंबई में। और मेनली अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा दूर तक आप भेज नहीं सकते हो। जितना होगा उतना पास के एरिया में आप भेज सकते हो। मतलब एक दिन में, आधे दिन में जहाँ पे पहुँच सके वहाँ तक आप भेजो, और वहाँ पे ही ये प्रोडक्ट चलेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फैक्ट्री अगर मुंबई में है और मैं इसको अगर गुजरात में भेजूंगा, तो गुजरात में ये नहीं पहुँच पाएगा, तब तक ख़राब हो जाएगा। सो ऐसे कोई प्रोडक्ट जो है, ये टाइम पे आपके ये प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क तो होता है, लेकिन वो एक रीजन तक होता है। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र रीजन तक ही इसका ट्रेडमार्क है। गुजरात में या साउथ इंडिया में कोई इसको पहचानता नहीं है। तो अगर ऐसे कोई ब्रांड नेम यूज़ करके अगर मैं साउथ इंडिया में कोई प्रोडक्ट अगर सेल करूँगा, तो वो टाइम पे वहाँ पे साउथ इंडिया में कोई इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने जो प्लेस के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल किए, वहाँ पे ये इसका ब्रांडिंग था ही नहीं, इसको लोग पहचानते ही नहीं थे। ठीक है, सो ये पॉइंट होगा। सो सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स में देखेंगे ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप एक बार ध्यान से पढ़ो, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो अब यहाँ पे केस क्या चल रहा है, राजस्थान के न्यूज़पेपर में बीकानेर में कहीं पे कोई एक एडवर्टाइजमेंट आता है, वहाँ पे कोई एक ट्रेडमार्क यूज़ हो रहा है। दिल्ली वाला बोल रहा है कि भाई आपने मेरा ट्रेडमार्क मिसयूज़ किया। जैसा महानंद वाला हम लोगों ने देखा, सो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि कोई एक ट्रेडमार्क जब अगर हम लोग कोई फूड प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हैं, और वो फूड प्रोडक्ट कोई एक लिमिट में ही, कोई एक प्लेस पे ही अगर वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, वो एरिया के बाहर अगर उसको कोई पहचानता नहीं, और वो टाइम पे अगर वो सेम ट्रेडमार्क अगर मैं कोई दूसरे लोकेशन पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई दूसरे बिजनेस के लिए या फिर सेम बिजनेस के लिए भी, तो वो टाइम पे वो ज़्यादा ट्रेडमार्क वायलेशन कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, वही है। देन
यहाँ से हम लोगों का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता है 4.7, दैट इज एक्सक्लूजन क्लॉज या लॉ ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं इसको। एक्सक्लूजन नाम पे से पता चल रहा है, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड कर दो। सो यहाँ पे भी वही हम लोगों ने दिया है कि हम लोग भाई एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि मैं बोलूँगा कि हम लोग के पास अ, अ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस बार जो फिजिकल एग्ज़ाम हो रहा है इसको एक्सक्लूड करेंगे, हटा देंगे। सो वैसे ही अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक्सक्लूजन क्लॉज जो है वो काम में आता है। एक्सक्लूजन क्लॉज में कैसे कैसे पैटर्न में हेल्प करेगा, हम लोग को काम में आएगा। लाइक समझो कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि हम लोग ये एक बिजनेस डील या कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो वो टाइम पे आप जो केस फाइल करेंगे उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि आप केस जो फाइल करेंगे ना वो केस आप मुंबई में ही कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई सर्टन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस एक्सक्लूजन क्लॉज। सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार हम लोग ऐसा कोई पैटर्न फॉलो करते हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ओके ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कोई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग बोल रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कोर्ट जो है वही ये केस सुन पाएंगे। अब आप जब टेम्पररी या कुछ बोल रहे हैं ना तब तक ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटली कोई एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एक स्पेसिफिक जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कंप्लीटली हटा देते हैं, इसको हम लोग इनलीगल बोलते हैं। दैट इज नॉट अलाउड, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। सो लॉ ऑफ एक्सक्लूजन है हम लोग के पास, एक्सक्लूजन क्लॉज है जहाँ पे हम लोग कोई एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लिमिट करता है। तो वो कितना लेवल तक हम लोग लिमिट कर सकते हैं ना, वो सब यहाँ पे आता है, वो सब हम लोग यहाँ पे बताते हैं। सो आई होप आपको लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है उसका बेसिक पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहा है। एनीवन एनी डाउट? एक्सक्लूजन क्लॉज समझा सबको? गाइस क्लियर है एवरीवन? सो मैं आज अभी यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं।